जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय या पाठ से संबंधित वीडियो लेके आया हूं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे अनगिनत प्रश्न आते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ इससे आईएएस प्री और मेंस में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इवन मानचित्र कला संबंधित भी बहुत प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न को गलत करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बस आपको एक काम करना है कि जो पाठ में बताया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। जहां जहां आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है वहां जरूर लीजिएगा। वीडियो देखने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ने से पहले जान लेना आवश्यक है कि भौतिक स्वरूपों का निर्माण कैसे है। भारत के भौतिक स्वरूपों के निर्माण की कहानी आज से करीब 7 करोड़ साल से ज्यादा पहले से, जब संपूर्ण महाद्वीप, जिसको हम कहें, एक साथ थे, जिसको पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल सागर था जिसको पेंथालासा कहा गया, जो वर्तमान में प्रशांत महासागर है। इसी पेंजिया के मध्य में टैथिस सागर बहता था। इस टैथिस सागर के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड शब्द जो है वो मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति से आया है, जहां पहली बार इसके प्रमाण मिले थे। अंगारा लैंड के अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है, संवहन तरंग, कन्वेंशनल करंट, संवहन तरंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कारण पेंजिया 2 बड़े टुकड़ों में पड़ गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में मैंने बताया उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग आता है, और गोंडवाना लैंड के अंदर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे। ये भी सम्मिलित रूप से। आंतरिक हलचलें चूंकि लगातार हो रही थी, कन्वेंशनल करंट्स पृथ्वी के संवहन तरंगें उठती थी, जिन्होंने अंगारा लैंड को और गोंडवाना लैंड को कई टुकड़ों में बांट दिया। जब गोंडवाना कई टुकड़ों में बटा तो ये अलग अलग स्वरूप उभर के सामने आए, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत का भाग उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर दिशा की ओर, और ऑस्ट्रेलिया का भाग दक्षिण पूर्व की तरफ खिसका। और कालांतर में ये सब महाद्वीप जहां वर्तमान स्थिति है वहां पे पहुंच गए। तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि जो भारत के जो भौतिक स्वरूप है वो किस प्रकार बने। वो पेंजिया और गोंडवाना के कारण बने। ये क्यों टूटे और फिर ये उत्तर में हिमालय, मध्य भाग में गंगा का मैदान, दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार, ये कैसे बने, इसके लिए जो साइंटिफिक थ्योरी है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। आइए हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप और आकार के लिए जो सबसे वैज्ञानिक या प्रमाणित सिद्धांत है अब तक का, वो है प्लेट टेक्टोनिक, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि क्यों महाद्वीप इस भाग में पाए जाते हैं, क्यों यहीं पे वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, क्यों प्रशांत महासागर के दोनों तरफ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्यों एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है या रॉकी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, क्यों हिमालय उत्तर में बना भारत के। ये सब का जो प्रमाणित आधार है
जिसको प्रमाण किया जा सकता है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। वास्तव में प्लेट है क्या? स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, ये प्लेट है एक्चुअली। ठीक है, इस शब्द को, प्लेट शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो था टूजो विल्सन ने। और चूंकि प्लेटें गति करती हैं, वो क्यों करती है अभी मैं पढ़ेंगे, और हिलती डुलती रहती हैं, चलती रहती है, तो उसके चलने के जो प्रभाव होते हैं उसके अध्ययन को कहा गया प्लेट टेक्टोनिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। इसको जो सिद्धांत दिया वो था मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी। ये 3 लोगों के संयुक्त सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। इस सिद्धांत को 1967 में दिया गया था, और इस सिद्धांत की शुरुआत उससे पहले हुई थी 1960 के आसपास, जब हैरिस हैस ने सागर नीतल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत दिया था। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की कि अटलांटिक महासागर का लगातार आकार बढ़ रहा है और प्रशांत महासागर छोटा हो रहा है। उन्हीं के शोधों के आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आए। प्लेटें 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। किस प्लेट को महाद्वीपीय कहेंगे, किस प्लेट को महासागरीय कहेंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्लेट में किसका अंश जाता है। यदि किसी प्लेट में 50% से अधिक पानी है तो महासागरीय प्लेट है, और यदि स्थल भाग है तो महाद्वीपीय प्लेट है। पृथ्वी पे कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें यदि हम इस मानचित्र को देखें तो इसमें इकलौती जो प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जिसका अधिकांश भाग सिर्फ जल से बना हुआ है। उसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी प्लेटें हैं, जैसे जुआन डी फूका प्लेट, नज्का प्लेट, अरेबियन प्लेट। ये सब प्लेटें भी गतिशील है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं और प्लेटें लगातार गतिशील है, अर्थात ये प्लेटें या तो एक दूसरे से टकरा रही हैं, या एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, या एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। प्लेटों की गतिशीलता के कारण वलित पर्वत, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, जैसे भारत में, एशिया में हिमालय है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है उसके पश्चिमी भाग में, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, यूरोप में अल्प्स पर्वत है, ज्वालामुखी भारत में बैरन है, लेकिन हम यहां दूसरे तरह के कोटोपैक्सी, एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सब ज्वालामुखी के उदाहरण है। भूकंप जो लगातार आते रहते हैं, आपने पढ़ा। और वलन की क्रिया, वलन का मतलब है कि कोई समतल भाग जब ऊपर नीचे हो जाए तो ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे झुके भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, प्लेटों की गति किनारों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया, क्योंकि प्लेटें लगातार गतिशील है, या तो पास आ रही है या दूर हो रही है। तो इसका मतलब ये जितनी भी क्रियाएं हैं, वलित पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप, वो प्लेटों के किनारों पर ही होती हैं, और इसी आधार पर प्लेटों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। क्योंकि प्लेटें लगातार गतिशील करती हैं, उसी के कारण वलित पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप, इन सब विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पे पूरा बनाऊंगा, और प्लेट टेक्टोनिक पे भी पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा, विस्तार से बताऊंगा कि प्लेटें कैसे काम करती। यहां मैं उतना ही आपको बता रहा हूं जितना 9th क्लास के संदर्भ में लिखा गया है, उससे एक्स्ट्रा आपको ज्यादा नहीं बता रहा। प्लेटों की गति किनारों के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात 3 तरह की प्लेटें होती हैं। आइए हम एक एक करके तीनों प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा, अब आइए हम विभिन्न प्लेटों
की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के आधार पे हम बांटते हैं कि प्लेटें 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अभिसारी गति। अभिसारी का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेटें, है ना। डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि जब ये देखिए ए प्लेट ये है और ये बी प्लेट है, ये जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो जिस प्लेट का घनत्व डेंसिटी अधिक होगी वो प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाएगी। मान लीजिए ए प्लेट की डेंसिटी 3 है, ठीक है, और इसकी 2.75 है, तो किसकी डेंसिटी? तो ए प्लेट की अधिक है ये, तो ए प्लेट नीचे की तरफ बी प्लेट पे चली जाएगी और ये करीब 100 किलोमीटर की गहराई पे जाकर ये यहां पे, क्योंकि 32 मीटर की गहराई पे जाने पे टेम्परेचर कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस, तो 100 किलोमीटर की गहराई पे एक अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहां पे जाने पे जो चट्टाने हैं, जो प्लेट है वो पिघल जाएगी। अब जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है? जब जो लोग टकराते हैं सर पोर्टेबल होता है, नुकसान ही होता है ना। तो क्या होगा? 2 प्लेटों के टकराने से सबसे पहले प्लेटों का विनाश होगा, नष्ट हो जाएंगी। ठीक, फिर ये जो पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहां पे क्या होता है कि अवसादी चट्टानों की जो चट्टानें होती है पिघली अवस्था में होती है, अवसाद होता है, उससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, तीसरी घटना क्या होती है? केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। यहां पे जो ज्वालामुखी होते हैं, जो कि यहां प्लेट पिघल रही होती है सेमी लिक्विड लपसी के रूप में, तो ये गैसों के माध्यम से ऊपर की तरफ उठती है और यहां पे जहां कहीं भी उसको कमजोर धरातल दिखता है वहां विस्फोट करते हुए ऊपर की तरफ पदार्थ मैग्मा लावा आते हैं, तो वहां पे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आते हैं, यहां गहरे भूकंप, मतलब अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। तो सिंपल है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है, 100 किलोमीटर की गहराई पे मेंटल पे वो जाके पिघल जाती है। 2 प्लेटों के टकराने से पहला परिणाम क्या होता है? प्लेटों का विनाश होता है, दूसरा वलित पर्वतों का निर्माण होता है, तीसरा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं, और चौथा परिणाम क्या होगा? भूकंप आता है। दूसरी प्लेट है अपसारी गति या परिसीमा। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स, ठीक है, रचनात्मक किनारे। इसमें क्या होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तो नीचे से जो मेंटल पे दबाव कम हो जाता है, जब मेंटल में दबाव कम हो जाता है तो मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। क्योंकि दोनों प्लेटें लगातार इधर उधर की जा रही है, तो जो मैग्मा उठ रहा है वो इस प्लेट्स पे जुड़ता चला जाता है, जिसके कारण ही नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। क्योंकि जब एक तरफ क्रस्ट का विनाश होगा तो दूसरी तरफ निर्माण भी आवश्यक है, नहीं तो पृथ्वी की परिधि जो है वो अरबों साल से कैसे बनी हुई है? एक ही बनी हुई है ना, मोर और लेस। तो एक तरफ जहां पे टकराने से क्रस्ट का विनाश होता है, वहीं पे दूसरी तरफ नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। यहां शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं। ये कहां पे आते हैं? ये अटलांटिक में, आप देखिएगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में ऐसा करीब इस आकार का करीब 14,000 किलोमीटर लंबा एक दरार है अटलांटिक के बीचों बीच में, जहां से लगातार मैग्मा शांत ढंग से ऊपर आ रहा है और दोनों तरफ जा रहा है। ये कैसे कंफर्म होता है कि मैग्मा आ रहा है? क्योंकि यहां की जो प्लेट की जो मैग्मा या चट्टान की आयु है और यहां की आयु दोनों लगभग बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि भूतकाल में ये जो पार्ट था वो यहां पे रहा होगा। दक्षिण भारत में कहते हैं कि दरारी उद्गार वाले ही ज्वालामुखी आए थे, जिससे पूरा डेक्कन प्लेटो या दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ और भूकंप आएगा, लेकिन यहां छिछले भूकंप आएंगे, कम गहराई वाले भूकंप आएंगे। संरक्षी गति, संरक्षी गति मतलब होता है कभी कभी प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा ना जाके, ना एक दूसरे से टकरा के, बल्कि एक दूसरे से इस तरह रगड़ खाती है।
ये देखिए रगड़ खाने, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। तो इस रगड़ खाने पे क्या होगा, ना प्लेटें नष्ट होंगी, ना नवीन प्लेटों का निर्माण होगा, लेकिन चूंकि रगड़ खा रही है उसके कारण भूकंप आता है। इस प्रकार के भूकंप यूएसए के सेंट एंड्रॉस फॉल्ट पे, कैलिफोर्निया के पास है, उसके पश्चिमी किनारे पे, वहां पे इस प्रकार के भूकंप आते हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे को टकराती हैं। तो प्लेटों कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जो उनकी गति के आधार पर होती है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। और जितने भी क्रियाकलाप, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी या भूकंप, सब इन्हीं प्लेटों के किनारों पर आते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश, या इंग्लिश में कहिए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत को कुल इतने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। यहां पे वो नाम लिखे गए हैं जो क्लास 9th में लिखे गए हैं, क्योंकि यहां जैसे लिखा है 9th पे हिमालय पर्वत श्रृंखला, यदि आप 11th में चले जाएंगे तो वहां पे लिखा है उत्तर की पर्वतमाला, ठीक है, और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो यहां पे सिर्फ 9th में जो वर्ड्स यूज किए उसी को लिखा गया। उत्तरी भारत, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह, ये भारत के भौतिक प्रदेश है। अब ये होगा कि ये तो टॉपिक्स है, इससे कोई सवाल बन सकता है? हाँ, 2018 के उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। थोड़ा इसमें यह दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि जो भारतीय मरुस्थल है, राजस्थान का मैदान, भारतीय मरुस्थल को कभी कभी उत्तरी मैदान के एक भाग के रूप में पढ़ा दिया जाता है। तो भारत को और तटीय मैदान और द्वीप समूह एक साथ ले आते हैं। लेकिन यदि मोटा मोटी देखा जाए 9th क्लास के बेस से, तो भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए हम एक एक करके इनके विषय में पढ़ते हैं। आइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर देखें कि भारत के 3 बड़े भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हमने जाना कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, गोंडवाना का ही भाग था जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की तरफ खिसकी तो उनके बीच में टेथिस सागर था। इनके एक दूसरे के खिसकने के कारण इस पे जो टेथिस सागर के जो अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, वो क्या हुआ, ऊपर उठने लगे, क्योंकि ये दबने लगी। जैसे आप इसको देखिए, मान लीजिए ये बना, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब वो एक, और ये बीच का टेथिस सागर है, जब इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का दबाव पड़ा और इधर से यूरेशियन प्लेट का दबाव पड़ा, तो क्या हुआ, टेथिस सागर में जो सेडिमेंट जमा थे नदियों के द्वारा, वो धीरे धीरे ऊपर होके इस तरह ऊपर उठने लगे। तो क्या बन गया, ये फोल्ड हो गया। इसीलिए इन पर्वतों को फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि दबाव से ऊपर उठने के कारण इनका निर्माण हुआ। यहां पे देखिए, ये लगातार ये इस तरफ खिसक रहे थे, इधर खिसकने लगे। जब ये दबाव बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, समस्त अवसादों का इस तरह ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन टेथिस सागर का चूंकि आकार बड़ा था और दबाव किनारे पे ज्यादा पड़ा दोनों तरफ और बीच में कम पड़ा, तो भारतीय किनारे पे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के किनारे पे किस पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और यूरेशियन प्लेट के किनारे पे कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको हम चीन में है एक्चुअली में। और बीच का भाग भी ऊपर उठा, लेकिन वो ऊपर ज्यादा नहीं उठ पड़ा, वहां क्या बना, तिब्बत का पठार। कोबर महोदय ने इस तरह इसको किया था। इसी प्रकार सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, चाहे वो एंडीज पर्वत हो, चाहे रॉकी पर्वत हो, चाहे अल्स पर्वत हो, दोनों प्लेटों के टकराव, 2 प्लेटों के टकराव के कारण इनका निर्माण हुआ। अब क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो हमारा दक्कन का पठार था, दक्कन का पठार था, इसका निर्माण हो गया। यहां पे हिमालय का निर्माण हो गया।
अब तीसरा बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश क्या बचा था? उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो क्या हुआ, कालांतर में इनके ऊपर उठने से एक बहुत बड़े गड्ढे का, द्रोणी या गर्त का निर्माण हो गया शिवालिक के सामने। शिवालिक के सामने उसमें शिवालिक से आने वाली नदियां और दक्षिण भारत से जाने वाली नदियों ने लाखों सालों तक अवसादों का जमाव किया, और जिसके कारण उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो यदि हम भारत के 3 बड़े भौतिक प्रदेशों को क्रम से लगाएं आयु के अनुसार, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? दक्कन के पठार का, फिर हिमालय का, फर्स्ट नंबर पे इसका निर्माण हुआ, फिर हिमालय का निर्माण हुआ, उत्तर की पर्वतमाला, और तीसरे नंबर पर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर देखा कि भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। अब हम मानचित्र में देखते हैं कि भौतिक प्रदेश कहां कहां किस भाग। देखिए, उत्तर का जो भाग है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। देख रहे हैं आप, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। बीच के भाग को ये देख रहे हैं, उत्तर का मैदान है जो ग्रीन डॉट से दिख रहा है। फिर ये जो रेड लाइन है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, और ये दोनों तरफ जो ग्रीन लाइनिंग खींची है, ये तटीय मैदान है, ठीक है, और ये द्वीप समूह। यहां पे वो वर्ड्स यूज किए गए हैं जो 9th की एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। आप 11th में पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जगह उत्तर पर्वतमाला लिखी है, और यहां उत्तरी मैदान की जगह उत्तर का विशाल मैदान लिखा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहां हम उतना ही बेसिक पढ़ेंगे जितना 9th की क्लास में दिया गया है, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, उसके पॉइंट समझ आ सके। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि दूसरी किताब में ये लिखा है और सर ने ये पढ़ाया है। आप इस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षाओं में आते हैं। हिमालय श्रृंखला के पढ़ने से पूर्व हम हिमालय के उत्तर की जो श्रृंखला है उसका एक संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो क्या है? हिमालय के उत्तर में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में जिसमें K2 जो 8611 मीटर ऊंची है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको बहुत गांठ बांध के याद रखेगा। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? काराकोरम K2, जिसे गॉर्डन ऑस्टिन भी कहते हैं। वर्तमान में ये जो भाग है ये पाकिस्तान के अधीन है। काराकोरम का एक और महत्वपूर्ण है कि यहां पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर हिमानी या हिम नदी है। दुनिया की सबसे लंबी हिमनद है लैम्बर्ट फिशर, जो अंटार्कटिका में। सियाचिन इसलिए भी न्यूज में रहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है या युद्ध क्षेत्र है, जहां पे भारत ने 1984 में पाकिस्तान से कब्जा कर लिया था, और भारत सरकार को करोड़ों रुपए प्रतिदिन इस पे अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है, लेकिन देश की सुरक्षा के दृष्टि से सियाचिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जान लीजिए कि प्रत्येक जो फौजी यहाँ पे पोस्टिंग होता है उसको जिंदगी में एक ही बार जाने को मिलता है यहाँ पे, वो भी 3 महीने के लिए। कुछ दिन वो 3 महीने 4 महीने बेस कैंप पे रहता है और 3 महीने सियाचिन की पोस्ट पे रहता है। तो समझ लीजिए 3 महीने नहाता भी नहीं है वो, गर्म पानी कुछ जो उबाल पानी बर्फ पिघला के कर लिया, रोटी भी, मिट्टी का तेल भी, खाना सब्जी आलू सब पैक पहुंचता है वहां पे। तो बहुत ही दुर्लभ कंडीशन है। यहाँ गोली से कम मरते हैं, फ्रॉस्ट बाइट बर्फ के आतंक से ज्यादा हमारे फौजी मरते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा दृष्टि से सियाचिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय श्रृंखला। हिमालय श्रृंखला की 3 श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य और हिमाचल हिमालय और शिवालिक। सबसे पहले पढ़ेंगे महान हिमालय। देखिए, महान हिमालय को हम 2-3 रूप से कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है, या सिंधु नदी के घाट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के घाट तक है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ ऐसे मुड़ती है और सिंधु नदी यहाँ पे
ऐसे मुड़ती है। ये करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है इस तरह, और 160 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी हिमालय में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्वी हिमालय में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा कम चौड़ा है, लेकिन पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। क्यों है, मैं अभी आपको बताऊंगा। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। विश्व की यदि 100 चोटियां ले जाए तो 90 चोटियां जिनकी ऊंचाई 6000 से मीटर है वो इसी महान हिमालय में पाई जाती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा सिक्किम में, ये देखिए कंचनजुंगा। आप देखिए, यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा सिक्किम में। क्लियर हो गया? भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट, क्रोड का मतलब रीढ़, जिसपे ये जैसे पर्वत है ना, उसके आंतरिक भाग जिसपे ये खड़ा है, स्टेबल है, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ये आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि महान हिमालय के संदर्भ में क्या सही नहीं है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। 6000 मीटर ऊंचा है तो निश्चित रूप से बर्फ से ढकी रहेगी। इसमें बहुत सी हिमालय है, जिसमें गंगोत्री से सभी जानते हैं क्या निकलती, महान गंगा नदी निकलती, और मिलाम से शारदा और काली नदी निकलती है। यमुनोत्री भी है, जहां से यमुना निकलती है। ठीक है, इसी महान हिमालय में एवरेस्ट, ये देखिएगा, एवरेस्ट जो नेपाल में है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कभी कभी, और उसके बाद बीच में है मकालू, ये देखिए मकालू, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा तीसरी में, चौथी पे आता है, तीसरी में काराकोरम आती है, केटू आती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि महान हिमालय की क्या विशेषता है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक पूर्वी हिमालय ज्यादा कम चौड़ा है, पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़ा है। कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में। इसके अलावा इसमें और भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो है दर्रे। दर्रे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर परीक्षा में 2 से 3 प्रकार के दर्रों के बारे में प्रश्न आते हैं कि किस राज्य में है, किस श्रेणी में है और किसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। शिवकिला, तिब्बत से सतलज नदी जो आती है वो शिवकिला दर्रे के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में माना, नीति और लिपू लेक, मानसरोवर, कैलाश पर्वत की यात्रा करने वाले जो भारतीय यात्री हैं वो लिपू लेक के ही माध्यम से जाते हैं। सिक्किम, नाथुला और जेलपाला, ये सिक्किम को लहासा तिब्बत से जोड़ती है। यदि नाथुला जाए तो गैंगटॉक को लहासा से जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे जेलपाला चुम्बा, दार्जिलिंग से चुम्बा घाटी होते हुए लोग लहासा जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला। ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। यदि इनकी लोकेशन आप देखिएगा तो कहां पे, ये देखिए, ये जोजिला दर्रा है, फिर यहाँ पे देखिए नाथुला है और ये जेलपाला है। तो चूंकि 9th में इसके बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, इसलिए आपको बहुत संक्षेप में इसमें बताया गया। महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर ही मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय फैला हुआ है। ये उसके एकदम दक्षिण में देखिए ग्रीन लाइन जो दिख रही है, ये कंटिन्यूस, ये 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। कहीं इसकी ऊंचाई 3700 है, कहीं 4500, और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। इसके अलावा नाग टिब्बा भी है। जो मध्य हिमालय है उसको कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, और नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी प्रमुख घाटियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा
बहुत सारे फेमस पर्यटन स्थल हैं। शिमला, मसूरी, शिमला उत्तरांचल में है, हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तरांचल में है, नैनीताल, रानीखेत सब उत्तरांचल में या उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। लघु हिमालय में घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये बहुविकल्पिक में सीडीएस में क्वेश्चन आया था, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। एक दर्रा है, जो है तो कई दर्रे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है बनिहाल दर्रा, जिससे जौहर टनल बनी हुई है। अब तो अटल टनल भी आ गई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टनल आ गई जिसके बारे में आपने पढ़ा है, और जोजिला टनल बनी रही है, इसके विषय में जरूर खोजिएगा। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, जिसमें जौहर टनल बना हुआ है। हिमालय की जो तीसरी महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो शिवालिक, जो लघु हिमालय के दक्षिण में पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर असम में दिहांग तक करीब यहां तक फैली हुई है, लेकिन ये कई जगह टूटी हुई है। ये 900 से 1100 मीटर ऊंची है और 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस चोटी का निर्माण दोनों पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय और लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा गए अवसादों के निक्षेपण और फिर आंतरिक हलचल के द्वारा उनमें वलन पड़ने के कारण हुआ शिवालिका। और ये सबसे नवीन है, और इसकी जो चट्टानें हैं वो भी नवीन है, तो कंसोलिडेट नहीं हुई, मतलब ठोस नहीं हुई, जिसके कारण ये क्षेत्र शिवालिका सबसे ज्यादा भूस्खलन लैंडस्लाइड से प्रभावित रहता है। शिवालिक और लघु के मध्य कई घाटियां हैं, जिसको पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कोट द्वार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक करीब 560 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू, वो भी इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा सियाचिन और बाल्टोरो प्रमुख हिमनद है, जो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रमुख विभाजन है कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, पहली कौन सी? काराकोरम, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नंदा देवी, यही कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल अन्य प्रमुख चोटियां हैं, और गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय के ही भाग से होता है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को हम गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, जो कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। यह सर्वाधिक चौड़ा भाग है, जिसकी जो चौड़ाई है वो करीब 800 किलोमीटर है। दुनिया की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। लेकिन नेपाल हिमालय की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। असम हिमालय, जो हिमालय का सबसे पूर्वी प्रादेशिक वितरण भाग है, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक करीब 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा है, जो वास्तव में हिमालय की पूर्वी चोटी, सबसे पूर्वी चोटी है। दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, और इस जो असम हिमालय का जो विस्तार है वो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान देश में फैला हुआ है। यह है
हिमालय का प्रादेशिक वितरण। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सा भाग किस नदी से किस नदी तक है, कौन भाग सबसे अधिक लंबा है, कौन भाग कम से सबसे कम चौड़ा है या लंबा है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको इस टेबल को याद रखिएगा। आप जब पढ़िएगा तो यहाँ एक लाइन खींच के विशेषताएं लिख लीजिएगा, और जो मैंने वर्बली आपको बताई है विशेषताएं वो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, तो बहुत आसानी से ये भाग आपको याद हो जाएगा। इन 3 श्रृंखलाओं के अलावा एक पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियां भी कहा जाता है, जो वास्तव में हिमालय यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ड से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल पे डाफला, मेरी और पटकाई बूम। पटकाई बूम है, ये म्यांमार और भारत की सीमा पे स्थित है। नागालैंड में इसको नागा, मणिपुर में मणिपुर, मिजोरम में इसको मिजो श्रेणी के नाम से जानते हैं, और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसके क्रम को याद रखना है परीक्षाओं के संदर्भ में। उत्तरी मैदान, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला थी, जिसको हम कहते हैं शिवालिक बनी। शिवालिक किससे बनी थी? नदियों के अवसादों के निक्षेप थे। तो शिवालिक के निर्माण के पश्चात हुआ क्या कि उसके साथ गिरिपद भाग में एक बहुत बड़े गर्त का निर्माण हो गया। गर्त मतलब गड्ढे का निर्माण हो गया, और यह दक्षिण के प्रायद्वीप भारत था। ठीक है, इसको आप इसे प्रायद्वीप भारत तक ही सीमित रखेंगे तो इस तरह आपको ज्यादा समझ आएगा। प्रायद्वीप कालांतर में क्या हुआ, लाखों साल तक प्रायद्वीप भारत से और इधर से शिवालिक से आने वाली नदियों ने लाखों वर्ष तक यहां पे अवसादों का निर्माण, जमाव किया। इन अवसादों के जमाव से क्या हुआ, धीरे धीरे ये गर्त पूरा इस तरह पूरा भर गया, और किसका निर्माण किया? उत्तरी मैदान का निर्माण किया। अब कौन सी प्रमुख नदियां थी जिन्होंने इस मैदान के निर्माण में भूमिका निभाई? एक तो सिंधु नदी थी, ये उसकी सहायक सतलज, रावी, व्यास, चेनाब। दूसरी गंगा और उसकी सहायक जिसमें जमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, महानदी। तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक तीस्ता, दिबांग, दिहांग, लोहित। इन सभी नदियों ने इस पूरे मैदान का निर्माण किया। इसलिए कहा जाता है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यह बड़ी सिंपल परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम यदि देखा जाए, इस पूरे मैदान की जो लंबाई है करीब 2400 किलोमीटर है, और विस्तार करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। ये 9th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 11th में थोड़ी फिगर अलग है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस 9th की किताब में यही फिगर्स लिखे हुए हैं। जलोढ़ों की जो गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ मतलब नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को, जमाव को हम जलोढ़ कहते हैं, जो करीब 1000 से 2000 मीटर है। इसका मतलब गंगा के मैदान में रहने वाले लोग एक बार जमीन की तरफ, पांव की तरफ देखें और सोचे कि जिस जगह वो खड़े हैं, जहां उनका घर बना है, जैसे ये प्रयागराज है जहां मैं रहता हूं, वहां पे करीब 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा था आज से करोड़ों साल पहले। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान की कई विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले नदी द्वीप माजोली। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये देखिए यहां पे है माजोली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहां पे करीब 50,000 के करीब लोग रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, और स्टीमर और नाव के माध्यम से आते जाते हैं। यद्यपि इस द्वीप पे खतरा पैदा हो गया है, ब्रह्मपुत्र नदी
की जो धार है वो तेज हो गई है या बाढ़ के समय, तो इस द्वीप के चारों तरफ कटाव आरंभ हो गया है। तो इसलिए इस द्वीप के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वितरिकाएं, देखिए वितरिकाएं क्या होती हैं? जब नदी पहाड़ों से धरातल पे आती है, ये देखिए पहाड़ से मैदान में आई, मैदान से ये सागर है, समुद्र में आती है। गिरने से पहले क्या होता है, जब ये मैदान में आती है तो यहां पे इसकी गति बहुत तेज होती, लेकिन मैदान में आने के बाद इसकी गति धीमी होने लगती, और जब ये समुद्र की तरफ जाती है तो इसकी गति और धीमी हो जाती है। तो नदी क्या करती है, अपने साथ लाए गए अवसादों को कई जगह जमा करने लगती है। इस तरह जब ये जमा करने लगती है तो नदी क्या होता है, ये देखिए नदी की धाराएं कई भागों में बट जाती हैं। इस तरह ये धाराएं क्या है, बट गई, आपस में ये बट गए। इन्हीं को वितरिकाएं कहते हैं, इन्हीं को वितरिकाएं कहते हैं। और जब ऊपरी भाग में जब नदियों से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो इसको कहते हैं सहायक, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज इंग्लिश में, और इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जब मुख्य नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। और जब नदी बहुत अवसादों की जमाने से बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है तो उसको वितरिकाएं कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो विभाजन है वो मुख्य नदियों, उसकी सहायक नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे पंजाब का मैदान, ये पंजाब का मैदान है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। हम एक एक करके तीनों मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब का मैदान, ये उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। ये देखिए पश्चिम का भाग है, ये उत्तरी मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है, जिसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज के द्वारा किया गया। यही कारण है कि पंजाब का मतलब 5 नदियों है ना, पंचनद, तो इसीलिए इसको पंजाब नाम पड़ा है। इस मैदान बहुत ही उपजाऊ है। यहां पे इस मैदान में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब का मतलब है, दो का मतलब तो संख्या हो गई, और आप का मतलब होता है पानी, मतलब 2 पानी के बीच की भूमि। और ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इसको याद कैसे करें, तो बहुत ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप नदियों का क्रम यदि याद कर लें तो सबसे पहले कौन सी नदी है ऊपर, झेलम में की चिनाब है, कौन सी नदी है, याद है या नहीं याद है? देखिए सबसे पहले झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। व्यास सतलज की सहायक है। तो उसी क्रम में यदि इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह, जैसे चाज है, चिनाब और झेलम, झेलम और चिनाब, देखिए वर्ड कैसे हुए, चा है ना, इसलिए इसको पहला वर्ड उससे बना है और जो दूसरा वर्ड है वो इससे बना है। तो चार झेलम, चिनाब और झेलम नदी से, फिर रचना रावी और चेनाब से लिया गया। फिर तीसरा है बारी, बा व्यास का है और रावी का रा है। फिर बिस्त है जो व्यास का बा है और सतलज का सा है, और सिंधु सागर झेलम चेनाब और रावी। तो बहुत आसान है, चार रचना, बारी, बिस्त और सिंधु सागर, इनको बहुत अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। इस मैदान के बारे में और भी बहुत डिटेल है, जैसे इस मैदान में नदियों द्वारा अपर्दित जो मैदान है उसको चाज भी कहते हैं, चोज भी कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ मैदान है। और ये मुख्यतः एक बांगड़ क्षेत्र में आता है, जिसको मैं अभी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में। ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी मैदान का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है गंगा का मैदान, अर्थात पूरे मैदान का सबसे अधिक विस्तार गंगा के मैदान का है, जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां जमुना, गंडक, कोसी, सोन, गोमती आदि नदियों के द्वारा इस पूरे मैदान का निर्माण किया गया है। इसको याद रखना है कि इस मैदान का विस्तार घग्गर से तीस्ता नदी का है। तीस्ता नदी किसकी सहायक है?
ब्रह्मपुत्र नदी की है। हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो मान लीजिए यमुना का क्षेत्र, ये घग्गर नदी यहां से लेके ये तीस्ता नदी का क्षेत्र, इसके बीच में पूरा गंगा के मैदान का विस्तार है। कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्र, पूरा झारखंड नहीं आता, ये थोड़ा सा ऊपरी भाग आता है, उत्तरी भाग, और पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है। और इसकी जो लंबाई है करीब 1400 किलोमीटर है। इसको बिल्कुल अच्छे याद रखिएगा। क्योंकि गंगा का मैदान अलग अलग है, लंबा है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान मतलब दिल्ली से लेके ये यमुना नदी है और ये यहां मिल रही है इस पॉइंट पे, तो यहां तक क्या हो गया? ऊपरी गंगा का मैदान। अब इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ऊपरी तो मतलब पर्वतीय होगी, हम मैदान की बात कर रहे हैं। तो जब नदी मैदान में आ जाती है उसके बाद ये विभाजन शुरू हुआ, वो पर्वतीय भाग है नदी का। फिर मध्य गंगा का मैदान प्रयागराज से लेकर फरक्का बैराज तक, ये पश्चिम बंगाल में बना है, फरक्का बैराज तक इसका निर्माण हुआ। फिर निम्न गंगा का मैदान, ये डेल्टाई भाग, ये पूरा डेल्टाई भाग, और इस जो यहां पे सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। हम लोग अपवाह तंत्र में इस बारे में पढ़ेंगे कि, लेकिन यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि सुंदरवन इसलिए कहा जाता है कि यहां पे सुंदरी नामक लकड़ी मिलती है, जिसकी वजह से सुंदरवन डेल्टा बना। इस मैदान में बड़ी अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण नदी करती है। जब नदी मैदान में आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, तो इस तरह टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है, जिसको हम विसर्प कहते हैं, सांप की तरह। ठीक है, जब ये विसर्प खूब ज्यादा घुमावदार हो जाता है तो जमाव के कारण ये भाग जैसे टूट गया और नदी सीधी बहने लगी, तो इसको गोकुल झील कहते हैं। ठीक है, नदियां अपने दोनों तरफ अवसादों का जमाव करती हैं, तो उसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो नदी गंगा के मैदान में बहुत सारी अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती है। उत्तरी मैदान का जो सबसे पूर्वी भाग है वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र वास्तव में ये चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती तो सांगपो कहलाती है, और जब ये भारत में नामचा बरवा के पास से प्रवेश करती है तो दिबांग और लोहित नदी मिलती, तो उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और इस मैदान का निर्माण सुबनसिरी, मानस, तीस्ता आदि नदियों के अवसादों के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इस मैदान का अधिकांश भाग असम में, ये देखिए, ये जो बीच का, यदि इसको मैप आपका याद हो फर्स्ट चैप्टर का, तो ये देखिए बीच का जो पूरा भाग है असम है। और ये माजुली, जो मैंने पहले बताया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी मैदान में है, माजुली। ये जो मैदान है ये 2 चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे चावल की खेती बहुत होती है और दूसरा जूट की खेती बहुत होती है। इस मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी अपने बाढ़ के लिए भी विश्व विख्यात है। बरसात के दिनों में काफी बाढ़ आती है और असम का और बहुत बड़ा एरिया पानी में डुबो देती है। तो ये था उत्तरी मैदान का नदियों के आधार पर विभाजन। अभी तक आपने पढ़ा था जो उत्तर का मैदान है या उत्तरी मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन। अब हम पढ़ेंगे भौतिक लक्षणों के आधार पर जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा विभाजन था कि पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह भौतिक लक्षणों द्वारा जो प्रकृति बनाए, उसमें सबसे पहले भाबर। भाबर क्या? शिवालिक के ढालों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर संकरी पट्टियों में नदियां कंकड़ जमा करके इसका निर्माण करती। ये देखिए शिवालिक है, ये पूरा शिवालिक है बेटा, देखा है आपको? ये शिवालिक के गिरिपद में उसके समानांतर 8 से 16 किलोमीटर तक नदियां जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है उनका जमाव करती है। क्यों जमाव करती है?
क्योंकि पहाड़ पे नदियों की तो गति अधिक होती है, लेकिन जब वो मैदान में आती है तो गति कम हो जाती है। जब नदियों की गति कम हो जाती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाती, तो वो गिरिपथ में जमा कर देती है, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। कंकड़ बजरी के ढेर के नीचे प्रभावित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। ये इतने ज्यादा कंकड़ पत्थर यहां जमा हो जाते हैं कि छोटी मोटी नदियां क्या होती हैं, इसके नीचे अदृश्य हो जाती है और वो ऊपर दिखाई नहीं देती। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं। सिंपल सी बात है, जहां कंकड़ और बजरी का ढेर होगा वहां खेती लायक कोई जमीन तो होगी नहीं, इसलिए ये क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। भाबर के दक्षिण में उसके समानांतर फैले हुए क्षेत्र को हम तराई कहते हैं, जो रेड रंग से ये करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है और ये नम और दलदली है। ये नम और दलदली क्यों है, इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है और दूसरा, भाबर में जो अदृश्य नदियां थी वो तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर आ जाती हैं। उसका कारण ये होता है, यहां देखिए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, बड़े बड़े सर्कल्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे, जिसके कारण वो पुनः धरातल पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्षेत्र नम और दलदली हो जाता है। ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। आजादी के समय लाखों शरणार्थी जब पाकिस्तान से भारत आए तो उनको बसाने के लिए और कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तराई क्षेत्र में जंगलों के विनाश का क्या बहुत बड़ा कारण था, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। नेक्स्ट प्रमुख जो भौतिक लक्षण है, बांगड़ एक्चुअली क्या है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। पुराना जलोढ़ क्षेत्र, खादर नवीन है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बांगड़, या उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है कि ये बाढ़ के क्षेत्र की उच्च भूमि है जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच जाता। और जो बांगड़ क्षेत्र है मुख्यतः पंजाब व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो बांगड़ के विषय में सिंपल सी ये बात है, ये पुराने जलोढ़ के मैदान है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये देखिए जो रेड रंग से दिखाया गया। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और यहाँ पे रे, कलर आदि शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस क्षेत्र की लवणीय और अन्य भूमियों के लिए किया जाता है। ये जो बांगड़ क्षेत्र है ये कृषि के लिए कम उपयोगी होता है, लेकिन इस क्षेत्र का जो भूमिगत जल स्तर है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि यदि खेती के लिए ज्यादा उपयोग होगा तो ट्यूबवेल के कारण भूमिगत जल को निकाल लिया जाएगा। क्योंकि खेती के लिए कम ही उपयोगी है तो यहां भूमिगत जल का स्तर बहुत अच्छा होता है। चौथा भौतिक लक्षण क्षेत्र है खादर। ये देखिए नदी, ये नदी है, नदी के दोनों किनारे। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय मृदा की नवीन परत जमा हो जाती है। अब अंतर समझ लीजिए आप बांगड़ से। बांगड़ वो क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच सकता और खादर वो क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र में एक नवीन मिट्टी की लेयर या परत बिछ जाएगी। इस मृदा को जलोढ़ या काप कहते हैं। जैसे बांगड़ को पुरानी जलोढ़ कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है और कृषि की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के निम्न क्षेत्र हैं नदियों के, जहां पे इस मिट्टी का विस्तार है और ये जो कृषि के क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो यहां जूट, गन्ना, चावल, तिलहन, दलहन आदि फसलों का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार या पेनिसुला प्लेटो, ये पठार भारत का सबसे
सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है। सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जिसके कारण ये भारत का नहीं विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। आग्नेय और उपाग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से क्यों? क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है वास्तव में आज से करोड़ों साल पहले शांत आकार की ज्वालामुखियों के फूटने के कारण लावा की एक परत बिछने के कारण हो गया। यहां पे मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार है। रूपांतरित क्यों है? क्योंकि जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पे अत्यधिक ताप और दाब कार्य करता है तो चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे चूना पत्थर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ताजमहल किससे बना है? संगमरमर में, है ना। और भेड़ा घाट है जबलपुर में, वहां धुआंधार जलप्रपात है, उसके दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें ही देखने को मिलती है। यदि हम प्रायद्वीप पठार का या भारत का एक सीमांकन करें तो क्या है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, यह उत्तरी भाग देखिए गंगा का दक्षिणी मैदान बना रहा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और इसका ही एक भाग है जो मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग नाम से जाना जाता है, जो असम में फैला हुआ है, वो इसका भाग है। तो ये इस पठार का सीमांकन करता है। लेकिन चूंकि 9th में इसको बड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ाया गया है तो मैं वहीं तक कंसंट्रेट रहता हूं। इस पठार के दो मुख्य भाग में बटा गया, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। ये मध्य उच्च भूमि है और यह पूरा है दक्षिण का पठार। आइए एक एक करके हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रायद्वीप पठार का जो पहला भाग है, उपवर्ग है, वो मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि वास्तव में अरावली पर्वत और ये जो सतपुड़ा विंध्याचल देख रहे हैं आप, ये नर्मदा नदी बीच में, ये इसके मध्य में फैला हुआ है। और ये जो भूभाग है ये अधिकतर मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। जो मालवा का पठार है वो बेसाल्ट निर्मित है। इसी मालवा के पठार के जब हम पूर्व की तरफ खींचेंगे तो यहां पे है बुंदेलखंड का पठार और यहां पे है बघेलखंड का पठार, और उसके और पूर्वी विस्तार को हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो भारत में खनिज का भंडार है। छोटा नागपुर खनिज भंडार, यहां पे लोहा, मैग्नीशियम, डोलोमाइट के साथ साथ कोयला का, भारत का 80% या 90% से ज्यादा जो कोयला है वो यहीं पे छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। चंबल, बेतवा और केन प्रमुख नदियां हैं जो यहां से निकल के उत्तर भारत की ओर बहती हैं, और ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गुड, जमुना नदी की सब सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन, इसके अलावा सिंध एक नदी है जो चारों इधर से बहती हुई उत्तर भारत में जमुना नदी से मिलती है। मध्य उच्च भूमि के ये जो उत्तर पूर्वी सीमा देखते हैं, या इसको कहते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये भारत का नहीं विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। जब कहीं कहीं प्रश्न पूछाता है कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत या वलित पर्वत कौन सा है, तो यह अरावली पर्वत है। माना जाता है कि एक समय इसकी हाइट हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन अपरदन कारकों के कारण अब यह काफी नीचे रह गया है। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, वो है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है, जो अरावली के दक्षिण में स्थित है। परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अरावली उत्तरी भाग में ऊंचा है कि दक्षिणी भाग में, तो चूंकि इसकी सर्वोच्च शिखर दक्षिणी भाग में है तो दक्षिणी भाग इसका उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक है। और यहां पे विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है, जहां पे जैनियों का दिलवाड़ा टेम्पल,
दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर स्थित है। जो जैनियों का एक पवित्र स्थान है वो अरावली पर्वत शिखा में ही स्थित है। प्रायद्वीप पठार की जो उत्तरी भाग है, एक तो अरावली है जिसके विषय में मैंने पढ़ा है, जो उत्तरी भाग है जो विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पहाड़ियां स्थित है। जिसमें विंध्याचल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि जो विंध्याचल है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अलग करता है। ये इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थरों चट्टानों से निर्मित है। इसका मतलब है यहाँ की जो चट्टाने हैं वो हाउस कंस्ट्रक्शन या मकान बनाने के काम में बहुत अधिक आती हैं। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो विंध्याचल के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है और ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की यहाँ पे अधिकता है। गुजरात में इसे जोबट हिल और बिहार में इसको कैमूर हिल कहते हैं। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है जिसके अंतर्गत हम सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वतों को शामिल करते हैं। इस सतपुड़ा की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का वो इसी सतपुड़ा महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। ये बहुत ध्यान से रखिएगा। मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है। नर्मदा, सोन और महानदियों का उद्गम है। इसका मतलब है मैकाल से पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन जो गंगा की सहायक नदी है और दक्षिण की तरफ महानदियां बहती है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये ब्लॉक पर्वत है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव में है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जहां से नर्मदा, सोन और महानदियां निकलती है। ये एक ब्लॉक पर्वत है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीप पठार का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है और दक्कन का पठार, ये डेक्कन प्लेटो कहते हैं। ये देखिए आप क्या है, त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप में है और ये जो पूरा पठार है किससे निर्मित है मैंने आपको बताया था, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। इसके पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट है। अब मैं अभी इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा। और उत्तर में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियां स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं क्योंकि जिस पठार का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी पठार का एक भाग है ये जिसको हम कहते हैं मेघालय का पठार या कार्बी एलोंग या उत्तर कचार पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तर कचार पहाड़ी भी इसको कहते हैं। मेघालय के पहाड़ में 3 छोटी छोटी चोटियां हैं, इनको कहते हैं गारो, खासी, जैंतिया। ये किस लिए फेमस है? ये वास्तव में वहां की जनजातियां हैं जिनके आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया, जिसमें खासी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे चेरापूंजी और मासिनराम, ये वो 2 जगहें हैं जहां सबसे अधिक दुनिया में बारिश होती है। चेरापूंजी में तो लोग घूमने जाते हैं कि कैसे यहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, इसका लुत्फ और मजा उठाने जाते हैं। ये दोनों कहां पे? ये खासी में है। वास्तव में ये जो गांव है 2 वो चेरापूंजी और मासीराम अगल बगल है, जहां कभी चेरापूंजी में अधिक बारिश होती है, कहीं मासीराम में होती है। तो आप परीक्षा में जाने से पहले अपडेट हो जाएगा कि इस साल सबसे अधिक बारिश किन क्षेत्रों में हुई है।
प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र पे दो अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहा जाता है। इसको हम इस टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी तट पे ताप्ती नदी, यहाँ पे ताप्ती नदी यहां से लेके ये दक्षिण तक, ये पूरा क्या है, कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। ये सतत है, केवल दर्रों के माध्यम से। सतत का मतलब ये कंटिन्यूअस है, कहीं कटा फटा नहीं है, केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, जिस पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये देखिए थाल घाट देख रहे हैं आप, ये एक वो है जो आपको मुंबई से नासिक होते हुए दिल्ली ले जाता है। दूसरा भोर घाट है जो मुंबई से पुणे के लिए आता है, और ये तीसरा पाल घाट है जो पलक्कड से कोयम्बटूर के लिए जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? थाल घाट टी से, भोर घाट बी से, और पाल घाट पी से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत परीक्षाओं में आता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो क्या है, टीबीपी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी पेशेंट एक बीमारी है, भगवान न करे किसी को, अब तो इसका इलाज हो जाता है, 9 महीने का कोर्स है। तो टीबी पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, टीबी पेशेंट याद रखिएगा तो आपको थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट तीनों याद हो जाएंगे। दूसरा है पूर्वी घाट में, यहां पे देखिएगा पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक है। यह महानदी है, इसके दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ी तक यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, इवन आईएएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है इस प्रश्न को कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसको बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। यह असतत और अनियमित है, और इसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने जगह जगह से काट रखा है। ये देखिए कटा हुआ है, यहां पे देख रहे हैं जगह जगह। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने इसको काट रखा है। ये सारी नदियां निकलती तो पश्चिमी घाट से है, लेकिन चूंकि जो प्रायद्वीप पठार का जो ढाल है पूर्व की तरफ है, तो सारी नदियां कहां हैं? बंगाल की खाड़ी पे जाती हैं, तो इसको जगह जगह से काट रखा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इसका मतलब है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में चौथा जो महत्वपूर्ण अंतर है या विशेषताएं पढ़िए। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां नीलगिरी, ये देखिए नीलगिरी, जहां पे हमने बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। इसके दक्षिण में ये है अन्नामलाई, ये देख रहे हैं अन्नामलाई, और यहाँ की ये जो रेड रंग का दिख रहा है अनाईमुट्टी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर है। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंफ्यूज कर गया, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की ही सबसे ऊंची चोटी कौन थी? केटू थी। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा थी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुट्टी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इस अन्नामलाई पहाड़ी के पास ही यहाँ पे पलनी की पहाड़ी है, जिसमें कोडाई कनाल हिल स्टेशन स्थित है, पलनी की पहाड़ी। और इसी के दक्षिण में कार्डमम है। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी, यहाँ पे इलायची की खेती बहुत होती है, कार्डमम की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट, जिसको हम शाहद्री नाम से भी जाना जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुट्टी, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। इसके विपरीत पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां हैं नल्लामला, पालकोंडा, जवादी, शिवराय, पंचमलाई। इसको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बिल्कुल रट लीजिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में बहुविकल्पी के रूप में या मानचित्र के रूप में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छी तरह रट लीजिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर।
चूंकि ये एनसीईआरटी में अभी लिखी गई है, लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जिंद गड्ढा, कर्नाटका में है ये, सॉरी आंध्र प्रदेश में जिंद गड्ढा चोटी। ये वर्तमान में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में अभी महेंद्रगिरी दिया गया है, अपडेट नहीं हुआ, तो परीक्षा के संदर्भ में आप लोग महेंद्रगिरी पे ही स्टिक रहिएगा। यदि वहां जिंद गड्ढा लिखा मिले तो आप उसी को टिक कीजिएगा या यही उत्तर लिखिएगा। ये था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की विशेषताएं या अंतर। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब ऐसा भूभाग जो समुद्र से लगा हो। तो भारत में 2 तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान हो, पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य, ये देखिए पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है, उसके मध्य में जो ग्रीन रंग की पतली सी पट्टी है उसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। 9th क्लास में मुख्यतः 3 है, लेकिन सामान्यतः 4 भागों में। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? गुजरात का तट, गुजरात का मैदान, जो समस्त मैदान में सबसे अधिक चौड़ा है। उसके बाद है कोंकण, मुंबई से लेके गोवा के बीच के भाग को कोंकण का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। और जो कोंकण का मैदान है वो साल, सागवान जैसे प्रमुख बहुमूल्य और महत्वपूर्ण वृक्षों के लिए क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद है गोवा से मैंगलोर बीच कन्नड़ का मैदान है। ये बड़ा संकीर्ण है, मतलब सब मैदानों में सबसे चौड़ा गुजरात का मैदान है और सबसे पतला कन्नड़ का मैदान है। उसके दक्षिण में कौन सा भूभाग है? मालाबार। मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक के भूभाग को मालाबार तट कहते हैं। मां से मैंगलोर और मां से मालाबार, इसकी तुकबंदी कर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद होगा। मालाबार में कई लेगून्स पाए जाते हैं। लेगून का मतलब होता है जब समुद्र का पानी जमीन में घुसा, मतलब प्रायद्वीप क्या था? प्रायद्वीप मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा, और लेगून क्या होता है? जो 3 तरफ जमीन से घिरी हुई, जैसे स्थल भाग है, हाँ? और ये सागर है जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, एक तरफ वो समुद्र के से जुड़ा हो, उसको लेगून कहते हैं। और इसको केरल में कयाल कहते हैं। कयाल कहते हैं जो लेगून का है। यहां पे विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है जो क्या कहलाती है? वल्लम काली नौका दौड़। नेहरू ट्रॉफी होती है, वल्लम काली नौका दौड़ होती है। और ये इस क्षेत्र की पश्चिमी तटीय मैदान की महत्वपूर्ण लेगून है वेवनाथ झील। ये जो मालाबार तट है वो किसके लिए जाना जाता है? मसालों, सुपारी व नारियल के उत्पादन के लिए। तो कोंकण का मैदान साल सागवान के वृक्षों के लिए, और जो मालाबार तट है मसाले, सुपारी और नारियल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, ये जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। इस मैदान को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार या उत्कल, जो उड़ीसा में है, सॉरी उत्कल के मैदान से जाना जाता है। फिर महानदी से कृष्णा नदी के बीच को इसको आंध्रा का मैदान कहते हैं, और आंध्रा से लेकर नीचे कावेरी तक इसको कोरोमंडल कहा जाता है। सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कोरोमंडल, याद रखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया। चूंकि यहां पे नदियों ने डेल्टा का निर्माण किया है, जिसके कारण यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। कृष्णा कावेरी नदियों की डेल्टा में ही इसी प्रकार का एक कोलेरू झील स्थित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस तटीय मैदान की,
कि यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील लैगून स्थित है। इसके अलावा जो दूसरी खारे पानी की झील है वो है पुलिकट झील। भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल, जो भारत का मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में अरावली से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ। ये करीब 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा ये क्षेत्र है। एक चीज आप लोग जान लीजिएगा कि दुनिया भर के जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल, वो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर ही पाए जाते हैं। पूर्वी भाग पर कोई भी गर्म मरुस्थल नहीं पाया जाता। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से आप इसको याद रखिएगा। वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक। निश्चित रूप से जब वर्षा कम होगी तो ये क्षेत्र मरुस्थली भाग में बदल जाएगा। थोड़ी बहुत बारिश होती है तो छोटी मोटी नदियां दिखती हैं, सरिताएं कहते हैं, लेकिन वो बालू में विलीन हो जाती है। और इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख नदी है लूनी, इसको याद रखिएगा, ये समुद्र तक नहीं पहुंचती, ये ही कच्छ के क्षेत्र में ये जाके विलीन हो जाती है। बरखान यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो अर्धचंद्राकार है, इस तरह बनती है बेटा। ये अर्धचंद्राकार आधे चंद्रमा के रूप में बरखान सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो बालू के ढेर से बनती है। चूंकि यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कम से कम वाष्पीकरण करे। तो कौन से मुक्ता पाए जाते हैं? छोटी पत्तियों वाले, नोकीली पत्तियों वाले या कांटे वाले पेड़ पौधे जैसे बबूल, बेर और कैक्टस यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। अब हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। भारत में दो द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और एक अरब सागर में लक्षद्वीप। यहाँ पे हम बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में पहले पढ़ेंगे, जिसको हम अंडमान निकोबार कहते हैं। यहाँ इसमें करीब 572 द्वीप हैं और जिसमें करीब 36 पे लोग रहते हैं। इसका मतलब है बाकी वीरान और निर्जन है जिसपे लोग नहीं रहते। यहाँ पे मैंने द्वीपों के रूप में ना बना के मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए अंडमान के ये पूरा भाग है, उत्तरी भाग को उत्तरी अंडमान, मध्य को मध्य अंडमान और दक्षिण के दक्षिणी अंडमान कहते हैं। जो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है उसको लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी, वो उत्तरी अंडमान में है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। डेक्कन पास लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। ये बहुत सिंपल है, नॉर्थ मिडल साउथ, फिर डेक्कन पास, उसके बाद लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डेक्कन पास स्थित है। उसके बाद ये है कार निकोबार। कार निकोबार ये 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ये चैनल क्या है? ये वास्तव में अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मैंने बता चुका हूं पहले आपको मेरे पिछले वीडियोस में। ये अक्षांश रेखाएं 10 डिग्री की जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। सबसे उत्तर में कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और लास्ट में है ये ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट या मैक्मिलियन पॉइंट है था, जो 2004 की सुनामी में डूब गया है। इसके अलावा 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो अंडमान निकोबार के बारे में जानना है कि यहीं पे बैरन द्वीप है। ये देखिए जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे उत्तर में लैंडफॉल के पास में ही नारकोंडम द्वीप है। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात ये बिल्कुल शांत हो गया, इसके क्रेटर में पानी भर गया है। जो ग्रेट निकोबार है वो सुमात्रा इंडोनेशिया का जो द्वीप है उसके बहुत करीब है और इसको 6 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का जो दूसरा महत्वपूर्ण द्वीप समूह है
वो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। वास्तव में लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति आप लोगों ने बालू में खेला होगा बचपन में, जो घर के आगे रेत लगती है, उसमें छोटे छोटे सीपी आती है ना। तो सीपी के अंदर देखिए कभी कभी कीड़े होते हैं, वो प्रवाल होते हैं। तो उन्हीं के स्केलेटन पे जमा होने से हजारों लाखों से ये बना है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से या कोरल रीफ, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरल रीफ, रीफ से मतलब प्रवाल भित्ति से बना है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है और अंडमान निकोबार समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के ऊपरी भाग है। यह बहुत अच्छी तरह इसको आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है और अंडमान निकोबार समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के ऊपरी भाग है। इसपे कुल 36 द्वीप है जिसपे 11 में आबादी है। ठीक है, यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है, मैंने आपको भी बताया। पहले इसको लाकादेव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पिक प्रश्नों के संदर्भ में। करावती इसकी प्रशासनिक मुख्यालय ये करावती है और पिटिली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। यहां कोई आबादी नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। अब आइए यहां पे देखिए, जो सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप में है वो कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, जो 9 डिग्री चैनल द्वारा करावती से अलग होता है। मिनिकॉय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है एक कि पूरे इस अमीनी द्वीप, करावती या कैनोलोर द्वीप, यहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। लेकिन मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल। यह वास्तव में मालदीव जो है उससे संबंधित एक भाषा है जो मिनिकॉय में बोली जाती है। 9 डिग्री के ऊपर जो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा है, जो 11 डिग्री चैनल बांटता है, एक है अमीनी द्वीप और दूसरा है कैनानोर द्वीप। लक्षद्वीप में एक ही हवाई अड्डा है, वो है अगाती द्वीप पर। यह था पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप कक्षा 9 का। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूर्ण आशा है कि आपके सभी छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, या गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, दक्कन का पठार कैसे बना हुआ है, किस प्रकार के लावा से बना हुआ है, कौन कौन सी नदियां दक्कन के पठार से बहती हैं, जो उत्तर का विशाल मैदान है किन नदियों के सहयोग से बना हुआ है, माजुली द्वीप किस नदी पे बहता, किस नदी का द्वीप है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल गए होंगे। कुछ भी प्रश्न, कुछ भी संशय या कुछ भी शंका हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।